हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम देखेंगे 7, 8 और 9 तारीख का द हिंदू एनालिसिस। एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया है तो हम पिछले जो भी बैकलॉग्स हैं उनको 7, 8, 9 एक वीडियो में कवर करेंगे और 9, 10 और 11 एक वीडियो में कवर करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। 7 दिसंबर 2023 का न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। पहला वीडियो है जम्मू कश्मीर की बिल इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड इन लोकसभा। तो जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग कुछ बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिनमें से पहला बिल है रिजर्वेशन को लेकर, दूसरा बिल है सीट्स को इंक्रीज करना है। तो क्या क्या बोला गया है कि द रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है जम्मू कश्मीर असेंबली में जो सीट्स हैं वो 107 से 114 बढ़ाया जाएगा और 9 सीट्स रिजर्व किए जाएंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और ये फर्स्ट टाइम होगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को 3 मेंबर्स नॉमिनेट करने की भी पावर्स रहेगा। 2 मेंबर कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से रहेंगे और एक उसमें से वुमेन होनी चाहिए, और एक मेंबर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो रेफ्यूजी लिए हैं बिटवीन ड्यूरिंग द पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947, 65 और 71, उनमें से एक मेंबर होगा। और रिजर्वेशन बिल सीक्स टू रिप्लेस टर्म वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस इन जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2002 OBC। तो यहाँ पे जो पहले अंडर प्रिविलेज क्लास के नाम से जाना जाता था उनको अब अदर बैकवर्ड क्लास के नाम से जाना जाएगा। तो ये 4 की प्रोविजंस है ये बिल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल ये था। दूसरा आर्टिकल है अबाउट असम अकॉर्ड। एक्चुअली हुआ क्या था, ड्यूरिंग इंडिया और पाकिस्तान वॉर 1971 में पाकिस्तान ने जो ईस्ट पाकिस्तान था उस समय, ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज बांग्लादेश बोलते हैं, वहाँ पे बॉम्बिंग शुरू कर दी थी। तो बहुत सारे रेफ्यूजीज असम, वेस्ट बंगाली सब एरियाज में आके घुस गए। तो कुछ सिटीजनशिप एक्ट ये कहा गया कि जो लोग 1971 के पहले आ गए हैं उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, जो बाद में आए हैं उनको रहना पड़ेगा कुछ समय तक, फिर उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो उसी के बारे में है, आपको यहाँ पे असम अकॉर्ड को अच्छे से पढ़ना है फ्रॉम हिस्ट्री एंड फ्रॉम पॉलिटी सेक्शन। और उसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अभी ये ऑनगोइंग केस है, जैसे इसका वर्डिक्ट आता है तब हम फाइनल जजमेंट देखेंगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। प्लेसेस इन न्यूज़ में म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि म्यांमार में काफ़ी समय से जनता गवर्नमेंट और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो चेन सान और सागिंग प्रोविंस है म्यांमार का। तो अगर इस तरीके के प्रोविंस पूछा जाए तो ये मैं चाइना नहीं लिख के आना है, म्यांमार लिख के आना है। तो ये प्रोविंसेस कहाँ हैं? म्यांमार में। तो प्लेसेस इन न्यूज़ में ये चिन सान और शागिंग प्रोविंसेस इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुजरात के गरबा डांस को यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया है। ठीक है। तो इसके पहले कोलकाता का दुर्गा पूजा 2021 में ऐड किया गया था। इसी के साथ टोटल 15 आइटम्स फ्रॉम इंडिया आर इन यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। जिसमें से कौन कौन सा है? रामलीला है, वैदिक चैंटिंग है, कुदियट्टम है, रम्मान है, मुदियट्टू है, कलबेलिया डांस है, छाऊ डांस है, बुद्धिस्ट चैंटिंग इन लद्दाख है, सन कीर्तना है, ठठेरा ऑफ पंजाब है, योगा है, नवरोज़ है, कुंभ मेला है, दुर्गा पूजा है और लेटेस्ट एंट्री है गरबा। अब आपको करना क्या है, एक मैप लेना है इंडिया का, उसमें ये जो है कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, गुजरात गरबा का, वेस्ट बंगाल की है, तो ये आपको एक मैप बना के याद करना है। तो रिवीजन थ्रू मैप्स ये आपको करना है। नेक्स्ट आर्टिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वही फेज आउट कोल और फेज डाउन कोल के बारे में बात हो रही है। जिसमें ये कहा गया था कि COP26 में जो ग्लासगो में हुआ था, वहाँ कंट्रीज़ ने एंडोर्स किया था फेजिंग आउट ऑफ कोल, यानी कोल को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। लेकिन इंडिया ने इसका विरोध किया था। फिर उसके बाद फेज़ आउट से फेज़ डाउन की तरफ, यानी हम कम करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे अभी, तो फेज़ डाउन की ओर जा रहा है, फेजिंग डाउन ऑफ कोल। तो वो उसी के बारे में ये आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको जानना है फेजिंग डाउन ऑफ कोल इन COP26 एट ग्लासगो समिट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्लाइमेट चेंज और हेल्थ इम्पैक्ट्स के बारे में ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से इंसानों के ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है।
हीट स्ट्रेस, लंग डैमेज, मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस बहुत बढ़ रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन, मलेरिया, डेंगू, डायरिया, हीट स्ट्रेस, ये सब काफ़ी बढ़ रहे हैं। और मॉस्किटो कैरिंग डिजीज लाइक डेंगू, मलेरिया, वेस्ट नाइल, जीका वायरस, ये सब बढ़ रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सीक पार्लियामेंट नॉट फॉर एक्स्ट्रा स्पेंडिंग इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल गवर्नमेंट सेट करती है कि हम इतना खर्च करेंगे, लेकिन यहाँ पे और एक्स्ट्रा अमाउंट अगर आपको स्पेंड करना है तो उसका अप्रूवल आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट से। आप अपने मन से कहीं कितना भी अमाउंट स्पेंड नहीं कर सकते। तो ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है कि एक्स्ट्रा फंड को कहाँ कौन अप्रूव करेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर होगा पार्लियामेंट। होप यू गेट इट। आगे बढ़ते हैं। गूगल ने एक जेमिनी करके अनवील किया है न्यू एआई टेक, ठीक है। तो जेमिनी किसका है, गूगल का, रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एक एडिटोरियल है, एथिक्स कमेटी का रोल क्या होता है। जैसे कि आपको पता है महुआ मोइत्रा को एक्सपेल किया गया है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एथिक्स कमेटी। तो ये एथिक्स कमेटी क्या है, कब बनाई गई है, इस और प्रिविलेजेस कमेटी होती क्या है, क्या ये मूव कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। तो आपको ये एडिटोरियल पढ़ के समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। एमपी इंडेक्स यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बताया गया कि कैसे ये थोड़ा सा जो पिक्चर्स दिखाई जा रही है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा लेके, वो कैसे सही पिक्चर नहीं है, प्रॉब्लमेटिक पिक्चर है। तो इस वजह से ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक अदर साइड ऑफ स्टोरी भी पता चलेगी। आपको ये कहीं यूज़ नहीं करना है, बस आपको पढ़ने के लिए इसको करना है ताकि आपका इवैल्यूएशन पावर बढ़े, ठीक है। बाकी आंसर में तो वही लिखना है जो गवर्नमेंट का डेटा है, ठीक है। तो ये था 7 दिसंबर का न्यूज़पेपर। आगे बढ़ते हैं 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर का ये है कि रेवंत रेड्डी इज सॉन इन एज तेलंगाना सीएम, और उन्होंने आते ही एक प्रजा दरबार का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है जिसमें वो लोगों की प्रॉब्लम्स सुनेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है ग्राम सभा का। ग्राम सभा को बनाने का क्या पर्पस था कि सारे लोग बैठें और अपने अपने ग्रीवेंसेस सुनाएं ग्राम पंचायत में। तो ये एक डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे ले जाने की एक पहल हो सकती है। तो आपको इसको एज ए एग्जाम्पल याद रखना है कि बाद में हम कभी यूज़ कर सकें कि हाउ टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। तो उसमें ये आपको लिख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अर्बन फ्लडिंग, साइक्लोन आया, साइक्लोन के बाद पूरा चेन्नई फ्लड्स में डूब गया। तो इसमें यह है कि फ्लड्स क्यों आते हैं, अर्बन फ्लडिंग होता क्या है, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है। तो क्या क्या कॉजेज़ हैं फ्लड्स, अर्बन फ्लड्स के, एक तो डायरेक्ट फैक्टर्स हैं, दूसरे इनडायरेक्ट फैक्टर्स हैं। ये आपको अच्छे से पढ़ना है। फ्लड प्रोन एरियाज़ इंडिया के कौन कौन से, कहाँ बहुत ज़्यादा फ्लड आ सकते हैं, तो ये उसका एक मैप है। तीसरा, मेजर्स टू प्रिवेंट अर्बन फ्लडिंग, क्या क्या किया जा सकता है, ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जा सकता है, ओल्ड बिल्डिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक बिल्डिंग कोड्स, बिल्डिंग बनाने के पहले क्या क्या स्पेसिफिक कोड का ध्यान देना चाहिए, वो सब। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक तमगा मिला है। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उसका एक मैप रेडीमेड मैप आपको इंटरनेट से डाउनलोड करके हमेशा अपने पास रखना है, उसको याद कर लेना है। सो शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल इज अकॉर्डेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग। आगे बढ़ते हैं। 50 ईयर्स ऑफ केशवानंद भारती जजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा लक्ष्मीकांत से याद कर लेना है, एक एक पॉइंट, ठीक है। यही एक जजमेंट है जिसने इंडियन डेमोक्रेसी को सेव किया था, ठीक है। 13 जज बेंच बैठी थी, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या होता है, ये इसी केस के थ्रू आया था, और कितने इसके पुराने केसेस थे वो भी आपको पूरा टाइमलाइन पता होना चाहिए। और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, ये लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर है बेसिक स्ट्रक्चर, वहाँ से आप स्टैटिक पोर्शन से इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन चाइना, ये एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का पार्ट है, ठीक है।
तो इसमें से इटली ने बाहर होने का फैसला लिया है। अब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? इसमें जो एंशिएंट सिल्क रूट है उसको कनेक्ट करने की बातें की गई हैं थ्रू बोथ लैंड एंड सी एरिया। तो ये आगे बढ़ते हैं। अरे यार पूरा 30। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये है डीप फेक्स और एआई रेगुलेशन के बारे में। ऐसा कि अभी कुछ दिन पहले एक एक्ट्रेस थी रश्मिका मंदाना, उनका एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। अब ये बातें चल रही हैं कि इन सबको कंट्रोल कैसे किया जाए, डीप फेक टेक्नोलॉजी कैसे एमर्ज होती है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसको बनाने में, क्या लॉज हैं उसके मिसयूज़ को प्रिवेंट करने के लिए, कौन सी कंट्री ने क्या कदम उठाए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करने वाली है, और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो कितने अप्रोप्रिएट या इनअप्रोप्रिएट हैं इस मिनेस को टैकल करने के लिए। तो मैं ये जो भी आर्टिकल आपके साथ शेयर करता हूँ इसको हमेशा आप अच्छे से पढ़ा करिए। सुबह 11 बजे के आसपास अपलोड हो जाता है, इसको अच्छे से पढ़िए। शाम को आप ये एक देखिए तो आपको ना एनालिटिकल स्किल्स काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। ये आपको सेल्फ रीड के लिए का आर्टिकल दिया गया था कि ये जो पीरियडाइजेशन किया गया है एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, एक जो डिवाइड कर दिया गया है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये उसके बारे में ये अच्छा आर्टिकल था, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 9 दिसंबर के न्यूज़पेपर में। अब जैसे कि आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5 रखा है और जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को इंक्रीज़ किया है। अब यहाँ पे रेपो रेट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है आरबीआई की, ये आपको इम्पोर्टेंट है। तो जब भी आप इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन पढ़ेंगे तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एमएसएफ रेट क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, ये सब जो बोल रहा हूँ ये आप अच्छे से इकोनॉमी के पोर्शन से अच्छे से याद कर लेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कितने मेंबर्स होते हैं, कितने महीने में ये बैठते हैं, क्या क्या डिसीजंस लेते हैं, इनके कौन कौन से स्टैंड्स होते हैं, एकोमोडेटिव होता है, रेस्ट्रिक्टिव होता है या न्यूट्रल रहता है, तो ये आपको याद रहना है। आगे बढ़ते हैं। एथिक्स कमेटी के बारे में है, जिसका एक पीछे लास्ट कुछ एक दिन पहले के आर्टिकल में एक एडिटोरियल आया था जिससे आप कवर कर सकते हैं एथिक्स कमेटी के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल स्टॉक टेक, ये इसके बारे में बात की गई थी COP26 में, वही फेजिंग आउट फेज डाउन कोल, यही सब बातें चल रही हैं, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बेनेगल जो बाइनल है रेड फोर्ट में, उस वहाँ पे जाके ये बोला है कि इंडिया का री इमर्जेंस हो रहा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, और इंडिया वर्क कर रहा है जैसे कि लंदन, वेनिस, साओ पोलो जैसी जो सिटीज़ हैं, कल्चरल सिटीज़ हैं, उस तरीके की एक सिटी डेवलप करने के बारे में बात की जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। सिकल सेल डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। तो सिकल सेल डिजीज़ में होता क्या है, ये आपका नॉर्मल ब्लड सेल्स है, RBC है, हेल्दी RBC। सिकल सेल में क्या होता है, ये ऐसे सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम होती है, अनीमिया का खतरा बढ़ जाता है और ये हेरिडेरिटी होती है। तो इसको ठीक करने के लिए 2 थेरेपी है, वर्टेक्स और क्रिस्पर जीन थेरेपी, और इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो आपको थेरेपी याद रखना है, सिकल सेल डिजीज़ याद रखना है, और ये फैलता कैसे है, क्या ये हेरिडिटी है या नॉर्मली फैल जाता है, तो इसको बारे में आपको याद रखना है। जब भी आप डिजीज़ वाला चैप्टर पढ़ेंगे फ्रॉम साइंस एंड टेक, तो वहाँ पे सिकल सेल डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये बोला गया है कि टेक्निकल स्टार्टअप फंडिंग इंडिया में गिर रहा है, ठीक है, और 2023 सबसे लोवेस्ट रहा है। ज़्यादा कुछ है नहीं, ये लोअर इन्वेस्टमेंट से क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट गिर सकता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। एक एडिटोरियल है मेल्टिंग ग्लेशियर्स के बारे में, कैसे फ्रेश वाटर की सप्लाई कम हो रही है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ रहे हैं, ठीक है, और डिजीज़ेस कैसे बढ़ रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था जिसको आपको पढ़ना था। तो ये था 7, 8 और 9 दिसंबर का न्यूज़पेपर। एक और नेक्स्ट आर्टिकल आएगा जिसमें 10 और 11 का हम
एक और वीडियो आएगा जिसमें 10 और 11 का न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।